गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बैंकिंग। बैंकिंग में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बैंक होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, और बैंकिंग में हम जो मेन पढ़ेंगे दैट इज़ कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक्स। ओके, तो बैंकिंग में आप जानते हो, आप बैंकिंग में आपको पता है सारा कुछ कि बैंक में क्या होता है, बैंकिंग सिस्टम क्या है, सारा कुछ पता है। आजकल फंक्शंस कितने ज़्यादा हो गए हैं बैंकिंग के, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसी को डिटेल में करते हैं। तो देखिए, जैसा चैप्टर का नेम है कि बैंकिंग, कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक होती है व्यापारिक बैंक, और सेंट्रल बैंक्स होती है वाणिज्य बैंक, ठीक है। देखिए कमर्शियल बैंक्स क्या होती है। कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं, व्यापारिक बैंक, वे बैंक होती हैं जो लोगों का पैसा जमा के रूप में स्वीकार करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भुगतान करती हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम कमर्शियल बैंकिंग की जो डेफिनेशन है वो भारतीय बैंकिंग कंपनी एक्ट, ठीक है, इंडियन बैंकिंग कंपनी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी मीनिंग बताते हैं। तो बैंकिंग कंपनी, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखना, जो डेफिनेशन होती है वो एज इट इज़ देनी होती है। बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग कार्य करती है। बैंकिंग से अभिप्राय उधार देने तथा निवेश के उद्देश्य से जमा रूप में जनता से मुद्रा स्वीकार करना और भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य किसी प्रकार के भुगतान करना। ये थी डेफिनेशन हमें एज इट इज़ देनी होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो कमर्शियल बैंक्स बैंकिंग सिस्टम का वो पार्ट है जो लोगों के पैसे जमा के रूप में स्वीकार करता है और उन्हें पैसे प्रोवाइड कराता है, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए पैसे प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। अब देखिए, इसकी जो क्लियरिटी है कि कमर्शियल बैंक्स एक्चुअल में क्या है वो पता चलेगा हमें कमर्शियल बैंक के फंक्शन से। तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखिए, पहला है कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस हैं हमने उन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड सोशल फंक्शंस। तो प्राइमरी फंक्शन देखिए, प्राइमरी फंक्शंस में यानी जो प्राथमिक कार्य हैं, जो मुख्य कार्य हैं, मुख्य कार्य के रूप में कमर्शियल बैंक्स जो है वो दो काम करती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, पैसे जमा जो भी है स्वीकार करना, और सेकंड इज एडवांसिंग लोन देना। तो पहला आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जमा स्वीकार करना। जमा जो स्वीकार करती है, ये कमर्शियल बैंक जो होती हैं वो लोगों के पास जो पैसा होता है, जो धन होता है, उसे जमा के रूप में स्वीकार करती हैं। लोग अपनी मर्जी से, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन अकाउंट्स में पैसे जमा करा सकते हैं। अब देखिए, अकाउंट्स कितने टाइप्स के हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाता, हम इसको टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट्स ये वो अकाउंट होता है जहाँ पर एक निश्चित, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो एक निश्चित समय के लिए यहाँ इसमें पैसा जमा कराया जाता है, और अगर डिपॉजिटर जो है उसको ज़रूरत होती है पैसे की तो वो उसको निकाल सकता है। जो पैसा जमा कराता है उसको एफडी, फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। इस पर जो ब्याज की रेट होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर उसको टाइम से पहले पैसे की नीड है तो वो अपनी एफडी को तुड़वा सकता है। इससे तुड़वा के उसको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जो इंटरेस्ट की रेट है उस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट की रेट कम करनी पड़ेगी। एफडी इज क्लियर टू यू। सेकंड आता है करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। देखिए, करंट अकाउंट आप जानते भी हो, नॉर्मली सुना है आपने, चालू खाता होता है ये।
इसमें इस अकाउंट में आप जितनी बार चाहो उतनी बार पैसे जमा करा सकते हो, कोई लिमिट नहीं होती पैसा जमा कराने की, और कितनी बार भी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बिल्कुल नहीं, इसमें ब्याज की दर नहीं होती, ब्याज नहीं मिलता है। मोस्टली जो बिजनेसमैन होते हैं या डेली के कारोबारी जो डेली पैसे अर्न करते हैं वो इस अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं। ठीक है, क्लियर टू यू। थर्ड आता है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स के बारे में आप जानते हो, क्योंकि आई थिंक बहुत रेयर चांसेस होंगे कि किसी का बैंक में अकाउंट ना हो। मोस्टली लोगों का बैंक में अकाउंट है, और क्योंकि अब तो जो लोग जॉब करते हैं सैलरी वगैरह भी अकाउंट्स में ही आती है, तो सभी के पास अकाउंट्स है। सेविंग अकाउंट जिसको हम बचत खाता कहते हैं, इस खाते में पैसे डालने की एक लिमिट होती है कि आप एक टाइम में कितना पैसा डाल सकते हो, और पैसे निकालने की भी एक लिमिट होती है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होती है वो एफडी फिक्स डिपॉजिट वाले से तो कम होती है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट सही होती है। यह जो कंज्यूमर्स हैं उनको छोटी छोटी सेविंग्स करने के लिए आकर्षित करता है कि आप जो भी पैसा छोटी छोटी बचतों के लिए प्रेरित करता है कि आप अपनी सैलरी में से, अपनी इनकम में से जो भाग बचा रहे हैं वो आप बैंक में जमा कराते रहिए। वो पैसा भी सेफ रहेगा, उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, सेविंग अकाउंट इज क्लियर टू यू। नाउ होम सेफ लॉकर। देखिए होम सेफ लॉकर क्या होता है, ये भी बैंक की तरफ से चलाई गई एक स्कीम है। यहाँ पर जो बैंक होता है वो कंज्यूमर के लिए एक लॉकर गुल्लक टाइप में, पिगी बैंक्स टाइप में अवेलेबल कराता है। कंज्यूमर उसको अपने घर ले जाता है और इसकी चाबी बैंक वालों के पास होती है। धीरे धीरे कंज्यूमर जो है, जो ग्राहक है, वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इस गुल्लक में डालता रहता है, और एक निश्चित टाइम बाद बैंक का कोई अधिकारी, कोई एजेंट आकर उस गुल्लक को खोल के पैसे ले आता है या गुल्लक को ही ले आता है, और फिर उसमें जो पैसे होते हैं उन्हें वो बैंक में जमा कर देते हैं कंज्यूमर के नाम से, और उस पर इंटरेस्ट की रेट दी जाती है, ब्याज लगता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से कम ब्याज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आवर्ती जमा खाता कहते हैं। पोस्ट ऑफिस वगैरह में चलन में है ये, बैंक्स वगैरह भी काफ़ी फैसिलिटी दे रहे हैं इसकी। देखिए ये होता क्या है, ये वो अकाउंट होता है जिसमें जो डिपॉजिटर होता है, जमा करने वाला होता है, डेली, पर वीक, पर मंथ के अकॉर्डिंग पैसे जमा कराता है। एक पर्टिकुलर राशि होती है, आप चाहो तो डेली जमा करा सकते हो। वो हमें स्कीम लेनी होती है कि डेली वाली स्कीम चाहिए, हमें मंथली स्कीम चाहिए, वीकली चाहिए। ठीक है, तो मंथली मोस्टली है, तो मंथली वगैरह वो अपने पैसे जमा कराते रहते हैं, और इसमें जो पैसा जमा कराया जाता है वो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए जाता है। जैसे कि 5 ईयर्स के लिए आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है। पोस्ट ऑफिस वगैरह में खासकर ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं। बैंक्स भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोग पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा करा रहे हैं ये। तो कमर्शियल जो बैंक्स थी उनके प्राइमरी फंक्शंस में हमने पहले जो पॉइंट किया था, दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जमा स्वीकार करना। और जमा स्वीकार करने के लिए आपको 5 टाइप्स के अकाउंट बताए गए थे। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, टाइम और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, होम सेफ लॉकर्स और रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, अब आता है एडवांसिंग लोन। प्राइमरी फंक्शंस का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज एडवांसिंग लोन, ऋण देना। तो ऋण देना क्या होता है, देखिए बैंकों का एक जो दूसरा काम है वो है लोगों को लोन देना। बैंकों के पास जो पैसा जमा के रूप में आता है उसका कुछ पार्ट वो लोगों को उधार के रूप में दे देता है। ठीक है, बैंकों द्वारा जो उधार दिया जाता है उस पर वो एक निश्चित रेट से, निश्चित दर से ब्याज लेती है। बैंकों द्वारा उधार प्राय उत्पादक कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक है, जो लोन देती है किसी पर्पस से देती है, बेवजह लोन नहीं देती है बैंक। कोई पर्पज होता है जिससे बैंक से लोन लिया जाता है,
पर्पज के बेस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट देखी जाती है। ठीक है, बैंक द्वारा उधार पृथक साख सुविधा कई स्कीम्स के अकॉर्डिंग जब बैंक से लोन लिया जाता है तो ये देखा जाता है कि आपको लोन किस लिए चाहिए। तो बैंक जब लोन देता है तो वो देखता है कि कंज्यूमर की जो डिमांड है लोन के लिए वो किस टॉपिक पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की रेट रखी जाती है। आजकल लोग घर बनवाने के लिए ज़्यादा लोन ले रहे हैं, तो घर बनवाने के लिए ज़मीन वगैरह के लिए जो लोन लिया जाता है उसकी रेट अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण करना। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? देखिए, साख का निर्माण कैसे करते हैं? पैसे को बढ़ाना। ठीक है, जो पैसा बैंक में जमा होता है, बैंक उस पैसे को बढ़ाता है। अब बढ़ाता कैसे है? उसके लिए एक प्रॉपर मेथड है क्रेडिट क्रिएशन के लिए, क्योंकि हमारे पास CRR और SLR होते हैं। CRR और SLR कैश रिजर्व रेशो होता है, सॉल्वेंसी लिक्विडिटी रेशो होता है। तो ये वो रेशो होते हैं जो सेंट्रल बैंक्स द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कि लोगों की जमा का कुछ पार्ट कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखती हैं और बाकी पैसा ब्याज पर लोगों को दे देती हैं, लोन के रूप में दे देती हैं। और मान लिया जाता है कि वो पैसा जो लोन के रूप में दिया है वो सारी ट्रांजैक्शन बैंक से होनी है। तो जिस बंदे ने लोन लिया है उसने किसी पर्पज़ के लिए लोन लिया होगा, फिर वो उस पैसे को खर्च करेगा तो वो पैसे वापस बैंक में पहुंचेंगे, फिर बैंक उसमें से कुछ पार्ट रख के लोन के रूप में प्रोवाइड कराएगा। इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। क्रेडिट क्रिएशन का हम एक टॉपिक प्रॉपर देखेंगे, अभी सिर्फ पार्ट था इसलिए इसका मीनिंग बताया है। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शन मीन्स गौण कार्य। ठीक है, देखिए ये बैंकों के सहायक कार्य होते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। ठीक है, विदेशी मुद्रा जानते हो आप, हमारी फॉरेन करेंसी होती है जो दूसरे देशों में प्रचलित है। तो बैंक क्या करता है, जो फॉरेन करेंसी होती है उसको परचेज करके या सेल करके इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कि देखिए, अगर कोई फॉरेन, मान लो हम अमेरिका को ले लेते हैं, अमेरिका अगर हमारे यहाँ पे बिजनेस करने आता है और हमारे पास मोस्टली जो हमारी करेंसी जो है वो पैसों के रूप में है, ठीक है, नोट में पैसों के रूप में है हमारी करेंसी, और उनके और हमारे पैसे में काफ़ी डिफरेंस है। तो अगर वो हमारे यहाँ किसी भी शॉप से सामान लेते हैं तो उन्हें हमारी करेंसी देनी पड़ेगी। उसके लिए बैंक में फॉरेन एक्सचेंज होती है हमारे पास, वो फॉरेन एक्सचेंज में जाके अपने पैसे को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो बैंक के पास उस देशी करेंसी आ जाएगी और हमारे यहाँ से कोई बंदा अगर जाना चाहता है तो वो अपने पैसों को जमा करा के दूसरे देश की करेंसी ले सकता है। तो इसलिए परचेज और सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के रूप में काम करती है। सेकंड है लॉकर फैसिलिटीज़, लॉकर की सुविधा। बैंक के लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराती है जिसमें आप अपना कोई भी कीमती सामान रख सकते हैं। ठीक है, उसकी 2 की होती हैं, एक बैंकों के पास होती है, एक कंज्यूमर के पास होती है, उसमें हमारा सामान सुरक्षित रहता है। ठीक है, थर्ड है रिमिटिंग ऑफ मनी, पैसा भेजना। बैंक एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम कीमत पर पैसा भेजने का काम भी करती है। अब आप देख रहे हो ना, जो बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजीली सेकंडों में पैसे भेज सकते हो। ठीक है, और ये रिमिटिंग ऑफ मनी का काम है, ये बैंक चेक और ड्राफ्ट के द्वारा भी करती है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वस्तुओं के वाहन में सहायक। बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने ग्राहकों को जब वो माल भेजते हैं तो एक बिल्टी बनाते हैं। एक बिल्टी एक लिखित प्रपत्र होता है, ठीक है, एक बिल्टी बनाते हैं जो उसे बैंक में भेज देते हैं। ये मोस्टली दूर के लिए ज़्यादा होता है।
जब व्यक्ति के पास वो माल आ जाता है तब वो व्यक्ति बैंक में पैसे जमा करा के वो बिल्टी छुड़वा लेते हैं और माल ले लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है ये इसका, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, कि क्या होता है एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। कोई भी जब बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इन्हें अपना जब माल बेचना होता है बाहर दूर, तो ये अपने माल को कंज्यूमर के पास भेज देते हैं और बैंक में एक बिल्टी बनाते हैं और जब कंज्यूमर जाके उस माल को लेता है तो उससे पहले वो माल लेने से पहले बैंक में जाके पैसे जमा कराने होते हैं और वो बिल्टी छुड़ानी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, विभिन्न मदों का एकत्रीकरण एवं भुगतान। बैंकों का एक मुख्य कार्य क्या है? बैंक अपने जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स हैं बैंक के, उन्हें उनकी तरफ से इंटरेस्ट कलेक्ट करती है, रेंट वगैरह कलेक्ट करती है। ठीक है, और ये अपने कस्टमर की तरफ से डायरेक्ट पेमेंट भी कर देती है। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल ऑनलाइन सिस्टम बहुत ज़्यादा है, बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो हमें अब कोई भी छोटी मोटी पेमेंट करनी होती है, कितनी बड़ी पेमेंट क्यों ना हो, हम बैंकिंग के थ्रू इजीली कर सकते हैं और बैंकिंग के थ्रू ही हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी से अपनी कोई पेमेंट लेनी है तो वो हम रिसीव कर सकते हैं। थर्ड आता है बैंकों के सोशल फंक्शंस, सामाजिक कार्य। ठीक है, सामाजिक कार्य क्या होते हैं? देखिए, आज के टाइम में बैंक सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है, बैंक बहुत ज़्यादा काम करने लगी है। ठीक है, अब वही देखते हैं हम। पहला है कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण। बैंक क्या होती है? लोगों के पास जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा रहता है उसे अपने पास डिपॉजिट करने के लिए कहती है। ठीक है, उसको इकट्ठा करती है और फिर जिन लोगों को नीड होती है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको दे देती है वो पैसे। इस तरह से बैंक क्या करती है? पूंजी का निर्माण करती है। इससे हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ होती है। ओके, सेकंड आता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। बैंक ने खुद भी कई व्यक्तियों को रोजगार दिया हुआ है। उसके अलावा जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो अनएम्प्लॉयड पीपल्स हैं, बैंक उनको एक पर्टिकुलर टाइप से लोन प्रोवाइड कराती है ताकि वो अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ठीक है, और सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें, उनकी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट आता है इनोवेशंस, नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन का मतलब है न्यू चीज़ों के लिए, अगर न्यू चीज़ों को आगे कराना, टेक्नोलॉजी नहीं लाना। ठीक है, प्रोडक्शन में कुछ थोड़ा सा सोचना। ओके, तो इनोवेशंस में क्या आता है? जो बैंक होती है वो प्रोड्यूसर्स और जो एंटरप्राइजर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, उनको न्यू इनोवेशंस के लिए, नए नए आविष्कार देने के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। कई बार ऐसा होता है लोगों के पास टैलेंट होता है, उनको नॉलेज होती है, लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पाते। तो अगर वो अपना प्लान बैंक वालों को बताते हैं तो उन्हें इजीली लोन मिल जाता है। उससे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, नई नई चीज़ें आती हैं, इकोनॉमी में हेल्प होती है और इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के विकास में सहायक। आप देख रहे हो आजकल कमर्शियल बैंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं एग्रीकल्चर को हेल्प करने के लिए नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की गई है, जिसका मोस्टली जो मेन मोटिव होता है वो एग्रीकल्चर में हेल्प करना और जितने भी हमारे स्मॉल और आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प करना होता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। तो कृषि के विकास में कैसे सहायक है? देखिए, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो फार्मर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती हैं ताकि वो आवश्यकता की चीज़ें, ट्रैक्टर्स, मशीन्स हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह आराम खरीद सकें और अपने प्रोडक्शन को, जो भी वो क्रॉप वगैरह ग्रो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से उगा सकें, उनका टाइम भी बचे और गवर्नमेंट उस पर जो लोन टाइम होता है वो भी
लंबा टाइम होता है, टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, दीर्घकालीन लोन होते हैं ये, और इसमें ब्याज की रेट भी कम रखी जाती है। नेक्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर, निवेश सहायक ब्याज दर पर ढांचा। निवेश सहायक ब्याज दर ढांचा, देखिए जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं ये इंटरेस्ट की रेट डिसाइड करती हैं, ठीक है। ये मोस्टली वर्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती हैं कि अगर ये वर्क सोशल इकोनॉमी में की ग्रोथ में हेल्प करता है तो ब्याज की रेट क्या होगी, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन कर सकें, प्रोडक्शन में हेल्प कर सकें और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करें। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज हेल्पफुल इन इंक्रीज इन मार्केट डिमांड, बाजार मांग में वृद्धि में सहायक। देखिए बाजार मांग वृद्धि में सहायक, कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से लोग खरीद नहीं पाते, तो बैंक्स मार्केट में पैसा अवेलेबल करा देती हैं बहुत ज़्यादा, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। कैसे, देखिए बैंक जो लोगों की ड्यूरेबल गुड्स होती है, जितनी भी ड्यूरेबल बैंक जो होती हैं कंज्यूमर्स को ड्यूरेबल गुड्स जो होती हैं उनको ख़रीदने के लिए पैसा प्रोवाइड कराती हैं, लोन्स देती है। और आजकल तो आप देख रहे हो कि कितना डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है और इंस्टॉलमेंट बेस पर भी पे किया जा रहा है। टिकाऊ वस्तुएं जैसे कि टीवी, फ्रिज, कार वगैरह, इनको ख़रीदने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं। देखिए आप क्रेडिट कार्ड भी जानते हो जिसमें एक लिमिट होती है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हो या ना हो, आप इतनी लिमिट तक सामान ले सकते हो, ठीक है। तो बैंक की तो है इसमें हेल्प कर रहा है, जो इससे हम गुड्स को इजीली परचेज कर सकते हैं। गुड्स को परचेज का पैसा ना होते हुए भी क्रेडिट की हेल्प से हम सामान ले सकते हैं और मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है, कमर्शियल बैंक का मीनिंग और टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेंट्रल बैंक्स करेंगे। इसी के साथ अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं।